मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के एक शानदार आयाम पर। और आप जानते हैं कि जो हमारा सिलसिला शुरू हो चुका है वह संवैधानिक विकास से आज होगा। बातें कहने का मतलब ये है कि इससे पहले हम लोगों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना कह लीजिए या उद्देशिका, इस पर एक एक करके चर्चाएं की हैं। तो आइए दोस्तों, आज संवैधानिक इतिहास पर चर्चा करते हैं। ठीक है, संवैधानिक इतिहास। तो भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास, भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास क्या है भैया? भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास, आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। दोस्तों, क्या होता है भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास से तात्पर्य यह है कि क्या भारतीय संविधान पर जो विदेशियों कहानी कहने का मेन उद्देश्य जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है, वह क्या प्रभाव रहा है, कहाँ से शुरू होती है कहानी भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास की, ये सारी बातें आज करना होगा। शुरू से मैं बात करना चाहता हूँ 1600 ईस्वी में, कहने के बाद 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। दोस्तों, 1600 ईस्वी में इसको महारानी कहानी, जी हाँ, अधिकार प्राप्त होता है। और यह पूर्वी देशों में नहीं क्या है, जो विशेष करके भारत की तरफ क्या है दोस्तों, व्यापार करने के लिए अधिकार दिया जाता है पूर्वोत्तर देशों में। तो ये आइए दोस्तों ध्यान समझते जाइए, पूर्वी देश है, दक्षिणी एशियाई देश है, कहीं कहीं लिखा रहता है, ये बातें समझते जाइएगा। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जो अंग्रेज होता है दोस्तों, वह भारत पहुंचता है। और पहुंचने के बाद जी हाँ दोस्तों, जहांगीर के समय में ही यह सूरत में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित करता है। लेकिन दोस्तों उस समय आपका बंगाल, जी हाँ दोस्तों, सबसे संपन्न क्षेत्र हुआ करता था व्यापार की दृष्टि से। और जी हाँ दोस्तों, बंगाल में ही कलकत्ता एक, जी हाँ दोस्तों, जो राजधानी हुआ करती थी वह यहीं थी। क्या? कलकत्ता। तो कलकत्ता में राजधानी थी। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए भारत की, यहाँ पर यह व्यापार करना चाहते थे। कौन? कंपनी। लेकिन जी हाँ दोस्तों, उस क्षेत्र में नवाबशाही व्यवस्था थी, अर्थात जो नवाब थे वहाँ के, वह यहाँ पर अधिकार नहीं दे रहे थे। चाहे वह अली खैवर्दी खां का शासन रहा हो, चाहे उनकी पुत्री का रहा हो। लेकिन आपको एक बात बता दे दोस्तों, धीरे धीरे क्या होता गया, अंततः बंगाल की तरफ कंपनी जो व्यापार मुक्त मतलब कर मुक्त मतलब व्यापार करना चाहती थी। दोस्तों, ये कहानी है, अभी भूमिका है, जाकि आपको समझ में आ सके कि आखिर क्या है पूरा। तो आपको बता दे, ये शाह शुजा का एक समय हुआ करता था, शाह शुजा का, जो वहाँ का, जी हाँ दोस्तों, शाह शुजा। और जो शाह शुजा का समय होता था, शाह शुजा ने ही कंपनी को क्या हुआ था, 3000 रुपये वार्षिक, जी हाँ दोस्तों, कर पर व्यापार करने की इजाज़त दी थी। लेकिन दोस्तों जब समय आया किसका दोस्तों, 1756 का ये दौर है। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, याद करिएगा। 1756 ईस्वी में बंगाल का जो नवाब बनता है दोस्तों, वह सिराजुद्दौला बनता है। कौन बनता है? सिराजुद्दौला बनता है। और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। अब जब बंगाल का नवाब बनता है तो दोस्तों इसका और कंपनी से तालमेल मतलब नहीं नजर आ रहा था। सिराजुद्दौला अंग्रेजों को नहीं, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही हीन भावना से देखता था, क्योंकि उसके नाना अलीवर्दी खां कहते थे कि जो अंग्रेज हैं वह एक मधुमक्खी के छत्ते के समान है, अगर इनको प्यार से रखोगे तो ये शहद देंगे, और इनके साथ छेड़छाड़ करोगे तो यह नोच नोच कर खा जाएंगे। नहीं, क्या करेंगे? नोच नोच करके खा जाएंगे। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, 20 जून एक घटना है, जी हाँ दोस्तों,
20 जून 1756 ईस्वी को एक घटना होती है जिसका नाम है काल कोठरी कांड। जी हाँ दोस्तों, कहीं कहीं लिखा है कि ये मनगढ़ंत कहानी है, ठीक है। काल कोठरी कांड होता है, ये बात याद रखिएगा, जिसमें से नहीं दोस्तों लगभग बहुत सारे अंग्रेज़ों को पैक कर दिया जाता है, और जब पैक कर दिया जाता है तो ये ज़्यादा बड़ी कोठरी नहीं होती है, ये बातें आपको पता होना चाहिए था। इसमें से बहुत सारे अंग्रेज़ों के, जी हाँ दोस्तों, डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो हॉलवेन करके नाम का एक अंग्रेज़ था, वही इसको बताया था, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसी घटना के बाद आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अंग्रेज़ों और, ठीक है, अंग्रेज़ों और जो नवाब थे इनके बीच काफ़ी विरोध उत्पन्न होता है दोनों को। और उस समय कंपनी का जो नेतृत्व कर रहा था वह था लॉर्ड क्लाइव। कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। दोस्तों लॉर्ड क्लाइव षड्यंत्र के माध्यम से जो सिराजुद्दौला नवाब था उसके सेनापति, ठीक है, सेनापति मीर जाफर को, मीर जाफर था इसका सेनापति, मीर जाफर को पद का आश्वासन दे करके, पद का लालच देकर अपनी तरफ मिला लेता है। पद का लालच दे करके क्या करता है? अपनी तरफ मिला लेता है। और जब अपनी तरफ मिलाता है दोस्तों तो परिणाम में क्या निकल करके आता है? परिणाम क्या आता है? ध्यान से सुनिए। 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को युद्ध होता है प्लासी के मैदान पर। कहाँ पर दोस्तों? प्लासी के मैदान पर, इसीलिए इसको प्लासी युद्ध कहा जाता है। तो प्लासी का युद्ध होता है। क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। और जब प्लासी का युद्ध होता है तो मीर जाफर लॉर्ड क्लाइव के साथ, अर्थात ब्रिटिशों के साथ, अंग्रेजों के साथ मिल गया था, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों? सिराजुद्दौला की हार होती है। क्या होती है? सिराजुद्दौला की हार होती है। ये बातें आपको समझना चाहिए था। अंततः सिराजुद्दौला जान बचाकर भागता रहता है, तभी इसको मार दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जब प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी है कहाँ? तो प्लासी आपको पता होना चाहिए नादिया जिला में है, ये आपके बंगाल में, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से भी ध्यान देने वाली बातें हैं, कई बार पूछ लेता है, तो इसको प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है जब युद्ध में परिणाम क्या आता है भैया? सिराजुद्दौला हारता है। तो दोस्तों संधि के अनुसार क्या हुआ था कि मीर जाफर नवाब बनेगा। अब जब क्या होता है? मीर जाफर नवाब बनता है। मीर जाफर क्या बनता है दोस्तों? मीर जाफर नवाब बनता है। और जब मीर जाफर नवाब बनता है दोस्तों, तो नवाब बनने के उपलक्ष्य में क्या होता है? कंपनी को कर मुक्त घोषित करता है। कंपनी को कर मुक्त घोषित करता है। पहली बात तो कर मुक्त घोषित करता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, कंपनी को अत्यधिक धन भी देने का वादा करता है। तो कंपनी को अत्यधिक धन देता है, कंपनी को अत्यधिक धन देता है। अब देखिए दोस्तों, जब कंपनी को अत्यधिक धन देता है तो आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों कि ये बहुत समय तक कंपनी को तो अत्यधिक धन दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ? जब इसका राजकोष खाली होने लगा तो यह धन देने से इनकार करने लगा। धन देने से क्या करने लगा? इनकार करने लगा। तब याद रखना, मीर जाफर को हटाकर, मीर जाफर को हटाकर, मीर जाफर को हटाकर इसके दामाद, हटाकर इसके दामाद मीर कासिम को बैठाया जाता है। किसको बैठाया जाता है? मीर कासिम को नहीं। लेकिन जिस उद्देश्य से मीर कासिम को यह बैठाते हैं वह आपको पता होना चाहिए, वह उद्देश्य फेल हो जाता है। मीर कासिम, जी हाँ दोस्तों, सभी के लिए व्यापार को क्या कर देता है? बाजार को ओपन कर देता है। जब वह अंग्रेज़ों से मांगता है और अंग्रेज कर नहीं देते हैं तो जी हाँ दोस्तों, फिर वह सब के लिए वो ओपन
ओपन मार्केट कर देता है। और अंग्रेज यह नहीं चाहते थे, ब्रिटिश कंपनी यह नहीं चाहती थी, ब्रिटिश कंपनी कि अन्य कंपनी क्या है दोस्तों, कर मुक्त होकर के यहाँ पर व्यापार कर सके। अगर अन्य मुक्त कंपनियाँ क्या हो जाएंगी दोस्तों, कर मुक्त होकर काम करेंगी तो नो डाउट से फिर धन नहीं मिलेगा नहीं, और फिर ब्रिटिश कंपनी अपना व्यापार अच्छे से मनमानी ढंग से नहीं कर पाएगी। इसलिए दोस्तों उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को हटाने का सोचा कि मीर कासिम को क्या किया जाए, पद से हटाया जाए, गलती हो गई इस आदमी को बैठा करके। लेकिन मीर कासिम भी नवाब था, उसने विरोध में उतर आया, और विरोध में उतरा तो जी हाँ दोस्तों, उसने क्या किया, मीर कासिम ने अवध के नवाब को मिलाया, अवध के नवाब को अपनी तरफ मिलाया। अवध के नवाब कौन थे, अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला। कौन थे भैया, शुजा-उद-दौला थे। शुजा-उद-दौला को अपनी तरफ मिलाया। साथ ही साथ है आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो दिल्ली में मुगल बादशाह थे, ठीक है, कौन, दिल्ली में मुगल बादशाह, दिल्ली में कौन थे, मुगल बादशाह थे, तो मुगल बादशाह को अपनी तरफ मिलाया। अब देखिए दोस्तों, यह ये तीन लोग एक तरफ हो गए, ये तीन लोग एक तरफ हो गए, और एक तरफ थी कंपनी। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ क्या थी, कंपनी थी, और कंपनी का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो कर रहा था। अब दोनों क्या है, सामने सामना हुआ, और परिणाम आया 22 अक्टूबर का, 22 अक्टूबर 1764 का बक्सर युद्ध। बक्सर बिहार का जिला है दोस्तों, याद रखिए। क्या आता है, बक्सर युद्ध परिणाम आता है। अंततः यह युद्ध लड़ा जाता है। एक तरफ एक पक्ष ये था, पक्ष नंबर 1 आपका ये तीन लोग थे, और पक्ष नंबर 2 में सिर्फ कंपनी थी, ठीक है, पक्ष नंबर 2 में कौन था, कंपनी थी दोस्तों। अंततः ये होता है कि ये लोग हार जाते हैं, और ये कंपनी का हेक्टर मुनरो नेतृत्व करने वाला विजयी हो जाता है। क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। जब विजयी होता है दोस्तों, तभी क्या होता है आपको बता दे, जैसे ही यह विजयी होता है, ठीक है, कंपनी, वैसे ही 1765 ईस्वी में क्या होता है दोस्तों, प्लासी के युद्ध में, ठीक है, किसके युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में और ठीक है, प्लासी के युद्ध में, और ठीक है, प्लासी के युद्ध में और बक्सर के युद्ध में अंतर जो था, बक्सर के युद्ध में अंतर जो मेन है, अंतर युद्ध में अंतर देख लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों। अंतर अगर कोई पूछता है तो प्लासी का युद्ध पहली बात तो भैया कहाँ हुआ था, प्लासी में हुआ था, और ये प्लासी है कहाँ, तो बंगाल में है। प्लासी कहाँ है, बंगाल में है। और आपको पता होना चाहिए यह युद्ध कब लड़ा गया था, तो 23 जून 1757 को लड़ा गया था। 23 जून 1757 को लड़ा गया था। फिर याद रखना, इस युद्ध का नेतृत्व कंपनी का कौन कर रहा था, तो लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। कौन कर रहा था, लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। लेकिन आपको पता होना चाहिए, प्लासी के युद्ध के विजय के बाद कंपनी को वैधानिक शासन नहीं मिला था। 1764 का बक्सर युद्ध कहाँ भैया, बक्सर जो है वह आपका कहाँ है, तो बक्सर बिहार। जी हाँ दोस्तों, बिहार का एक क्या है, यह जिला है। बिहार का क्या है, यह एक जिला है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए, यह 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। कब, 1764 को लड़ा था। इसका जो नेतृत्व कर रहा था वह हेक्टर मुनरो कर रहा था। और इस युद्ध के बाद कंपनी को वैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया था। क्या प्राप्त हो गया था, कंपनी को वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ था इसी युद्ध के बाद। अब देखिए दोस्तों, आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी तो बहुत बढ़िया है, और भी मज़ेदार कहानी है। अब देखिए, जो कंपनी को 1765 में वैधानिक अधिकार मिलता है तो क्या होता है, ध्यान से समझिए। पहली बात आप जानिए, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद
इलाहाबाद की संधि होती है। यहाँ से भी कई बार प्रश्न आया है, इलाहाबाद की संधि। और ये संधि क्या होती है दोस्तों? दो होती है। इलाहाबाद की दो संधियाँ होती हैं। नंबर 1 संधि जो होती है वह याद रखिएगा दोस्तों, मुगल बादशाह, ठीक है, मुगल बादशाह और, ठीक है, मुगल बादशाह और कंपनी के बीच में होती है। मुगल बादशाह ने क्या किया भैया, आपको पता होना चाहिए कि भैया बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी मामला था, उड़ीसा का दीवानी मामला जो था वह आपको पता होना चाहिए। दीवानी मामला मतलब राजस्व से संबंधित, वह इसने कंपनी को दे दिया। और दूसरी संधि में क्या होता है दोस्तों, बदले में मुगल बादशाह को क्या मिला? बदले में यह हुआ कि जो अवध के नवाब के बीच संधि हुई थी, अवध के नवाब, ठीक है, अवध के नवाब शुजा उद दौला, ठीक है, शुजा उद दौला और कंपनी के बीच में नहीं यह संधि हुई थी। किसके? कंपनी के बीच में यह संधि हुई थी। और इस संधि में क्या होता है दोस्तों, जो कड़ा वाला क्षेत्र होता है, कड़ा वाले क्षेत्र को नहीं लेकर, कड़े वाले क्षेत्र जो अवध के नवाब के अंडर में था, लेकर कड़े वाले क्षेत्र को लेकर किसको दे दिया? लेकर के नहीं, आपको पता होना चाहिए, मुगल बादशाह को दे दिया। मुगल बादशाह को दे दिया। मुगल बादशाह उस समय कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय था, याद रखिएगा दोस्तों। और इस वाले क्षेत्र से जो कड़ा वाला क्षेत्र था, कड़ा वाला जो क्षेत्र था, यहाँ से लगभग उस समय 26 लाख रुपए वार्षिक कर आ रहे थे। यह पूरा मुगल बादशाह के पास चला गया। तो इस तरह दोस्तों यहाँ से कहानी बनती है। अब देखिए, जब कंपनी को वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ, जब कंपनी को क्या होता है? वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है, तो फिर आपको समझना चाहिए यहाँ से क्या होता है दोस्तों। कंपनी को जैसे ही वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है तो 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव, 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर आता है। बंगाल का गवर्नर बनकर आता है। क्या बनकर आता है? बंगाल का गवर्नर बन के आता है। और जब बंगाल का गवर्नर बन के लॉर्ड क्लाइव आता है तो दोस्तों 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक, 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैध शासन स्थापित होता है। क्या स्थापित होता है? द्वैध शासन स्थापित होता है। द्वैध शासन स्थापित होता है बंगाल के अंदर। तो बंगाल में प्रश्न पूछता है कब द्वैध शासन स्टार्ट हुआ? तो 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक द्वैध शासन चलता है। और देखिए दोस्तों आगे की कहानी क्या बनती है। लॉर्ड क्लाइव बंगाल में कब तक अर्थात रहता है गवर्नर बनकर? तो 1765 से लेकर के 1700, जी हाँ दोस्तों, 77 के आसपास, मतलब 67 ही रहता है। 2 साल ये रहता है बस, याद रखिएगा। तो कहीं कहीं 1777 दिया, कहीं कहीं 1767 ही दिया है। तो इस तरह दोस्तों यह कुछ दिन कार्य करता है, इसके बाद हटता है। दोस्तों 1772 के बाद से कहानी स्टार्ट होती है और बहुत खूबसूरत कहानी स्टार्ट होती है। अब देखिए, जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी मामले आ गए और बंगाल में द्वैध शासन लगा। द्वैध शासन का मतलब अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो 2 लोगों का शासन। एक कौन भैया? बंगाल का नवाब। बंगाल का क्या था? नवाब। बंगाल का नवाब कौन बना दोस्तों? बक्सर युद्ध के बाद मीर कासिम को पद से हटा करके मीर जाफर को पुनः क्या किया गया? बंगाल का नवाब बनाया गया। तो जी हाँ दोस्तों, बंगाल का नवाब बना कौन? फिर से एक बार मीर जाफर। और जो
बंगाल में दूसरा शासन था वह कंपनी का शासन था। कहने का मतलब ये है राजस्व जैसे समस्त मामले, कौन, राजस्व जैसे समस्त मामले कंपनी के हाथ में चले गए और सेना जैसे सारे जो जहां पर विस्तार पैसे की जरूरत है वह सारा याद रखना कंट्रोल करना वो नवाब के हाथ में हो गया। इसीलिए इसे बंगाल में द्वैध शासन बोला जाता है, दो लोगों का शासन बोला जाता है। तो यहाँ से भी कहानी आपको कुछ न कुछ समझ में आ गई होगी, यहाँ से भी क्या है कहानी आपको कुछ न कुछ समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों आगे की कहानी क्या स्टार्ट होती है। अब स्टार्ट होगा कंपनी का शासन। क्या चालू होगा, कंपनी का शासन। और जब कंपनी का शासन चालू होगा दोस्तों तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि कुछ रूल और नियम आएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, कानून बनकर आएगा। कहाँ से कानून बनेगा दोस्तों, कानून का निर्माण, कानून का जो निर्माण होगा वह आपको पता होना चाहिए ब्रिटेन से होगा। कहाँ से होगा, ब्रिटेन से होगा। और जब ब्रिटेन से होगा तो आपको पता होना चाहिए कि इस कानून को भारत में जी हाँ कुछ समय तक कंपनी ने लागू किया। ऐसे कुछ कानून हैं जो कंपनी द्वारा लागू किए गए और ऐसे कुछ कानून हैं जो ब्रिटिश ताज द्वारा लागू किए गए। किसके, ब्रिटिश ताज द्वारा लागू किए गए, याद रखिएगा। अब कंपनी के द्वारा कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो लागू किए गए हैं, तो कंपनी द्वारा 1784 का यहीं से स्टार्ट करो, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। 1773 का क्या है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट है, आपको पता होना चाहिए, ये बहुत शानदार है। फिर दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। फिर उसके बाद क्या है, 1813 का चार्टर अधिनियम है और फिर उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट है। तो ये कुछ ऐसे अर्थात भैया कानून हैं, मतलब नियम हैं जो कंपनी द्वारा भारत में नहीं स्थापित किए गए थे। लेकिन ब्रिटिश ताज द्वारा देखा जाए तो ब्रिटिश ताज ने भी कुछ कम नहीं किया है। आपको पता होना चाहिए 1853 भी इसी में आएगा, 1853 का। लेकिन 1858 से स्टार्ट होता है कंपनी का शासन समाप्त होने के बाद ब्रिटिश ताज का। तो 1858 में ब्रिटिश ताज द्वारा, जी हाँ दोस्तों ये प्रश्न कई बार आ चुका है तो इसको बहुत ध्यान से देखते रहा करिए। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कंपनी का शासन कब से कब तक, तो जी हाँ दोस्तों 1772 से स्टार्ट होता है और 1857 कहने का मतलब रहता है। यहीं पर 1858 से लेकर के 1947 तक ब्रिटिश ताज का शासन रहता है। किसके ऊपर, भारत के ऊपर। तो 1858 का हो गया दोस्तों, याद रखना। फिर 1861 का अधिनियम हो गया, 1861 का परिषद अधिनियम हो गया। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो मेन जो है वह 1909 का है, फिर 1919 का है और साथ ही साथ 1935 का और फिर उसके बाद स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। तो इस तरह आप देखे होंगे कि कौन कौन ऐसे कानून हैं जो कंपनी द्वारा स्थापित किए गए हैं और कौन कौन ऐसे कानून हैं जो ब्रिटिश ताज द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कंपनी द्वारा स्थापित किया गया कानून। तो जो कंपनी का शासन था वह भी काफ़ी अच्छा खासा रहा है। जो कंपनी का शासन रहा है वह काफ़ी अच्छा शासन रहा है, याद रखिएगा नहीं। तो देखिए दोस्तों कंपनी का शासन, नोट करिए, हेडिंग है कंपनी का शासन। अब आप कहानी, जी हाँ दोस्तों संवैधानिक विकास स्टार्ट हो रहा है। कंपनी का शासन इतना भूमिका बनाने में चली गई, ठीक है। 1773 से लेकर के जो नियम आता है 1773 से आता है 1858 तक। अब देखिए दोस्तों कंपनी का शासन 17, मैंने उधर 57 क्यों लिख दिया है, क्योंकि 57 की क्रांति के बाद, जी हाँ दोस्तों, जब अगला नियम अधिनियम आता है तो ब्रिटिश ताज ही का अधिकार हो जाता है, इसीलिए। अगला देखिए दोस्तों, अब कंपनी द्वारा स्थापित पहला कानून कौन था, तो 1773 का नियामक कानून कह लीजिए या फिर रेगुलेटिंग एक्ट कह लीजिए। नियामक
कानून कह लीजिए या फिर रेगुलेटिंग एक्ट कह लीजिए। क्या कह लीजिए? रेगुलेटिंग एक्ट कह लीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया हो, या तो फिर आपका रेगुलेटिंग एक्ट पता है ना आपको? अरे पूरा नाम नहीं लिखे क्या? रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए दोस्तों 1773 के नियामक कानून के द्वारा क्या होता है, याद रखिए इसकी विशेषता क्या है। पहला पॉइंट, यह कंपनी द्वारा स्थापित भारत में पहला कानून था विशेषकर बंगाल में, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बनता है? दूसरा पॉइंट यह बनता है दोस्तों, जी हाँ यहाँ से ध्यान समझिएगा, इसी एक्ट के तहत, ठीक है, इसी एक्ट के तहत यह कंपनी द्वारा स्थापित भारत में पहला कानून था, एकदम सही बात है। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर पद के स्थान पर बंगाल के गवर्नर के स्थान पर बंगाल के गवर्नर जनरल नामक नए पद का सृजन किया गया। नए पद का सृजन किया गया, ठीक। तो ध्यान से देखे होंगे दोस्तों, तो इस तरह याद रखते जाइएगा। इसी कंपनी द्वारा यह कंपनी द्वारा स्थापित भारत में पहला कानून था विशेषकर बंगाल में। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर पद के स्थान पर बंगाल के गवर्नर जनरल नामक नए पद का सृजन। यहाँ गवर्नर जनरल नहीं लगा था, आगे वाले में जनरल लग गया। अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट इसी में है। भारत का पहला गवर्नर जनरल बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। अब देखिए दोस्तों, आइए गवर्नर जनरल से संबंधित जितने भी डाटा होते हैं हम इनको समझ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा नहीं, ये कब आता है बन करके? तो 1772 से ही लगभग 1785 तक यह पद पर आसीन रहता है। आइए देखते हैं थोड़ा गवर्नर जनरल से संबंधित या गवर्नर से संबंधित महत्वपूर्ण पद है। देखिए बंगाल का, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। चलिए भैया, फिर पूछेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? अंतिम गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। दूसरा पॉइंट, तीसरा दोस्तों, बंगाल का
प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो या तो फिर यहीं लिख दो, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट और शानदार है। बंगाल का नहीं, अब चलेगा भारत का। अच्छा हाँ, अभी अंतिम भी है ना। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। याद रखने वाली बातें हैं, इसको बढ़िया से एकदम तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या थे? अर्थात भारत के पहले गवर्नर जनरल नहीं, अंतिम गवर्नर जनरल थे। वो बात बंगाल की हो रही, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब पूछेगा दोस्त, भारत के प्रथम, ठीक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, फिर आएगा दोस्तों भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन कहलाएंगे भैया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ही थे। फिर आएगा भारत का अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जी हाँ दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। लेकिन आपको ये भी बता दें, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन? तो सी राजगोपालाचारी। तो ये एक सिलसिला चलता है दोस्तों, अगर इसको आप समझ जाएंगे तो जान जाएंगे। देखिए दोस्तों, जो ऊपर वाले का अंतिम होगा वही अगले पद का, अगले पद का याद रखिएगा, अगले पद का नया होगा, पहला होगा। याद रखिए, अगले पद का क्या होगा? पहला। फिर जो उसके अंतिम होगा वो अगले पद का पहला होगा, जो अंतिम होगा वो पहले अगले पद का क्या होगा? प्रथम होगा। आप देख लीजिए, लॉर्ड कैनिंग अंतिम है तो अगला पद जब आया तो लॉर्ड कैनिंग प्रथम। ठीक है, तो अंतिम वाला प्रथम अगले पद का होता है, तो यहाँ से देख लीजिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है,
देखिए, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, तो इस तरह यह एक सिलसिला था। अगर इसको अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों तो एक साथ संपूर्ण निचोड़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों यहाँ से भी देखते हैं अगला पॉइंट, इसी 1773 के नियामक कानून का अगला पॉइंट। 1773 के नियामक कानून का अगला पॉइंट जो है वो बहुत शानदार है। क्या है दोस्तों, इसी एक्ट के तहत, इसी एक्ट के तहत मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नहीं, व्यापार को मजबूती बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देगा। संचालक मंडल कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। इसके लिए संचालक मंडल बना था। अगला क्या है दोस्तों, इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता के विलियम फोर्ट इमारत में कलकत्ता के विलियम फोर्ट इमारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अब देखिए, यह सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यह सुप्रीम कोर्ट 1+3 अर्थात कुल जज थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश। एलिजा कहीं एम पे लिखा है, कहीं इम पे लिखा है, तो एलिजा एम पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तथा जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनमें कौन कौन था दोस्तों, तो उसमें हाइड थे, जी हाँ दोस्तों, उनमें चैम्बर्स थे, और उसमें कौन था, तो लेमिनिस्टर थे। ठीक है, लेमिनिस्टर थे, ये बातें याद रखिएगा। तो इस तरह करके दोस्तों यह सुप्रीम कोर्ट स्थापित इसी के द्वारा किया गया था। आगे चलें, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला जो है वह है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। जो मेन बेटा उन्हीं पर हम बात करेंगे जहां से आपके प्रश्न आ सकते हैं। दूसरा नंबर का एक्ट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। अब ये क्या है दोस्तों, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे विलियम पिट्स थे उस समय के प्रधानमंत्री थे,
विलियम, ठीक है, विलियम पिट्स के नाम पर, विलियम पिट के नाम पर क्या हुआ है दोस्तों, इस अधिनियम का या एक्ट का नाम पड़ा है विलियम पिट। अब देखिए 1784 का इस एक्ट के द्वारा जो मेन हुआ वही को बात करें। इस एक्ट के द्वारा कंपनी में द्वैध शासन की स्थापना की गई। कंपनी में द्वैध शासन की स्थापना की गई, ठीक है, द्वैध शासन की स्थापना। अब ये द्वैध शासन अर्थात कौन कौन द्वैध शासन, ठीक है, द्वैध शासन किसका किसका, वो भी कंपनी के अंदर। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के अंदर आप जानते हैं कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था जो 24 सदस्यीय था और प्लस एक रानी भी थी, ठीक है, याद रखिएगा। और यह कितना था दोस्तों, तो 5 + 1 अर्थात यह कुल जो था 6 सदस्य था। अब देखिए दोस्तों, जो द्वैध शासन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था संचालक मंडल, ठीक है, संचालक मंडल क्या कर रहा था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए था, यह काम कर रहा था और इसके आधार पर व्यापार काफ़ी ऊपर पहुंचा। तो इसलिए संचालक मंडल को कहा गया भाई आप व्यापार के अच्छे हैं, आप व्यापार करिए। और राजनीतिक मामला जो है वह, जी हाँ दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। नियंत्रक मंडल कहते हैं इसको, नियंत्रक मंडल को दे दिया गया। व्यापार को छोड़ करके अन्य जितने भी मामले थे वह नियंत्रक मंडल के पास चले गए, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, व्यापार को छोड़कर अन्य सभी याद रखने वाली बातें हैं मामले, वह किसके हाथ में चले गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नीचे। तो इस तरह ये कहा जा सकता है इसी एक्ट के तहत, ठीक है, इसी एक्ट के तहत, ठीक है, कंपनी के व्यापारिक और वाणिज्यिक, ठीक है, वाणिज्यिक विभाग को बांट दिया गया, ठीक। तो इस तरह आपने देखा कि यहाँ कितना शानदार बात थी जो हम लोगों ने एक एक करके नहीं समस्त बातें किया। तो कंपनी में द्वैध शासन कब आया, ये प्रश्न कई बार आता है। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा आया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा जो नए विभाग का सृजन हुआ वह कौन था, तो नए विभाग का जो सृजन हुआ वह था, आप कहानी जानना चाहिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे नियंत्रक मंडल कहा जाता है। यह कुल कितने सदस्यीय था, तो दोस्तों यह कुल 6 सदस्यीय था। ये बातें याद रखना चाहिए। जो कब स्थापित होता है देश के अंदर, तो याद रखिएगा 1789 ईस्वी से यह कार्य करना शुरू करता है। कब से, 1789 ईस्वी से। जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब से स्थापित था, तो 1600 ईस्वी से स्थापित था। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगला चलते हैं दोस्तों, अगला बात करते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है, चार्टर एक्ट क्या था भैया। 1813 का चार्टर एक्ट आपको पता होना चाहिए, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए, ठीक है। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, शिक्षा पर, ठीक है, शिक्षा पर कंपनी, ठीक है, शिक्षा पर कंपनी 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करेगी, वार्षिक खर्च करेगी, याद रखिएगा, वार्षिक खर्च करेगी 1 लाख रुपए। साथ ही साथ इसी एक्ट के तहत, इसी एक्ट के तहत
इसी एक्ट के तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है, समाप्त कर दिया जाता है। इसी एक्ट के तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है, सिर्फ चीन के साथ और प्लस चाय का छोड़कर, ठीक है, छोड़कर, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न आता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी सभी एकाधिकार इसलिए समाप्त कर दिए जाते हैं कि कंपनी अब धीरे धीरे व्यापार को छोड़कर वाणिज्य की तरफ मतलब बढ़ रही थी। कहने का मतलब वह प्रशासनिक अब उसके दायरे में आने लगे, कंपनी अब सीधा सीधा शासन करेगी। तो जी हाँ दोस्तों, उसको शासन से बहुत धन आएगा, कंपनी व्यापार तो कर ही रही है। सोचिए वो दौर कैसे रहा होगा ना, अगर एक बार कल्पना किया जाए तो जो भी लोग उस समय रहे होंगे कैसे अर्थात स्थिति रही होगी। नो डाउट अच्छी ही क्या कहा जाए, उस समय की स्थिति तो ठीक थी, लेकिन जब ये लोग धीरे धीरे पूरे भारत की तरफ प्रवेश किए तब जी हाँ दोस्तों बहुत समस्याएं आई। राजशाही व्यवस्थाएं थी वह भी सही नहीं थी। राजशाही व्यवस्था, एक लोगों का शासन, कोई अधिकार नहीं, कभी भी जी हाँ दोस्तों बहुत परेशान किया जाता था, बहुत सारी चीज़ें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था ना। लेकिन आज देखिए स्वतंत्रता है, कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं सब लोग ना। आज कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई यूट्यूब पर पढ़ा रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी से लेना देना नहीं ना। ये जीवन कितना अच्छा है, ठीक है। आज हर आदमी देश के से प्रेम कर रहा है। पहले तो देश से प्रेम करो, अगर राजा खिलाफ बोलो तो देशद्रोही घोषित हो जाओ, ठीक है। राजद्रोह का लगता था चार्ज, फांसी पर ही लटका देते हैं। और अगर आज देश के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो कहते हैं दोस्तों देश के खिलाफ नहीं, याद रखिएगा, कहने का मतलब अगर देश में कोई भी समस्या होता है तो आज आवाज़ उठाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, तो यहाँ से भी देख लीजिएगा। अगला क्या है, इसी एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रसार की इजाज़त मिली थी, ठीक है। इसी धर्म मतलब इसी एक्ट के तहत जो ईसाई मिशनरियाँ थी जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रही थी वह भारत आई थी और उनको इजाज़त दी गई थी। इससे क्या होगा दोस्तों, आएंगे, उनको प्रलोभन दिया जाएगा, लालच दिया जाएगा, ईसाई धर्म को मानेंगे और धीरे धीरे जो अर्थात कंपनी है वो मजबूत होगी। तो इसीलिए देखे होंगे कई वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए जाते हैं। बम्बई की राजकुमारी दहेज में बम्बई चला गया, ऐसे देखे होंगे ना। यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, अंततः वो फिर धीरे धीरे फैलने लगता है। इस तरह ये समझ लीजिएगा दोस्तों, यहाँ से नहीं। तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट। ये था जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था ना। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। नहीं आगे चलते हैं। जी हाँ, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं आगे करते हैं। अगला है हमारा 1800 क्या दोस्तों 33 का चार्टर एक्ट। बहुत शानदार है ना, 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट क्या हुआ। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ध्यान से देखिए, इसके तहत बंगाल के
बंगाल के गवर्नर जनरल नामक पद के स्थान पर भारत के गवर्नर जनरल नामक नए पद का सृजन किया जाता है, ठीक है, सृजन किया जाता है, ठीक, ये बात याद रखिएगा, नहीं सृजन किया जाता है। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम वायसराय, ठीक है, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, इतना कंफ्यूजन शब्द है ये, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। दोस्तों थोड़ा सा बोलने में मिसप्रिंट है, लेकिन डाटा में कहीं मिसप्रिंट नहीं, आप टेंशन ना लीजिए। एक भी डाटा, जितने भी पार्ट्स पढ़ाए जाएंगे वो बहुत शानदार सेशन से पढ़ाए जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। देखिए मैं स्वयं लिख रहा हूँ कि ताकि आपकी नोट्स भी क्या होती रहे, कंप्लीट होती रहे और आपको चीज़ें भी याद होती रहे, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल नामक पद के स्थान पर भारत के गवर्नर जनरल नामक नए पद का सृजन किया गया। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। एक ही आदमी था, कहने का मतलब ये है, ठीक है, एक ही इंसान थे, याद रखिएगा। अगला क्या होता है दोस्तों, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, 1813 इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक विधि सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। कहने का मतलब क्या है, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी पहले 3 सदस्यीय होती थी, कितना, पहले 3 सदस्य होता थे, उसमें अब एक और बढ़ जाएगा जो होगा दोस्तों विधि सदस्य। जो कौन होगा, विधि सदस्य होगा। तो अब कहने का गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 4 सदस्य होंगे और यह विधि सदस्य का काम क्या होगा, जब भी क्या होगा विधि से निर्माण करने की बात होगी तो दोस्तों इस विधि सदस्य से सलाह ली जाएगी, लेकिन इसकी सलाह को मानना या ना मानना गवर्नर जनरल पर क्या था, छोड़ा गया था। कहने का मतलब अभी भी। अब देखिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ये बात होती है कि प्रथम विधि सदस्य कौन थे, तो लॉर्ड मैकाले थे। कौन थे भैया, लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि सदस्य थे। अगला क्या हुआ दोस्तों, आगे की बात सुनिए। इसी एक्ट के तहत खुली
सिविल, खुली सिविल सेवा प्रतियोगिता कराने की बात की गई। खुली सिविल सेवा प्रतियोगिता कराने की बात की गई। मतलब क्या होता है दोस्तों कि कहने का मतलब जो सिविल सेवा है, जी हाँ दोस्तों, उस सिविल सेवा में अब भारतीय भी भाग ले सकते हैं और भारतीय भी भाग ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब इसका विरोध होता है, ठीक है, जब इसका क्या होता है, विरोध होता है, तो आपको पता होना चाहिएगा दोस्तों कि इसको रोक दिया जाता है। ठीक है, विरोध कौन करता है, तो विरोध के बाद इसको रोक दिया जाता है कि नहीं, कोई भारतीयों को भाग नहीं लिया जाएगा। सिविल सेवा पद सिर्फ अर्थात यूरोपियों के लिए है, ब्रिटिश वालों के लिए, खासकर ब्रिटिश वालों के लिए। ठीक है, तो भैया यूरोप का नाम ना लीजिए, ब्रिटिश के लीजिए। ठीक है, विरोध के बाद, विरोध किया किसने, विरोध के बाद विरोध किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। क्या, कौन किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। तो इस सिविल सेवा की जो खुली प्रतियोगिता की बात प्रावधान किया गया था उसको रोक दिया गया। कब आता है सिविल सेवा खुली प्रतियोगिता, आपको पता होना चाहिए 1853 का जो अगला चार्टर आएगा ना, उसका मेन यही है। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, याद रखिएगा दोस्तों, सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता में भारतीय भी अब भाग ले सकते हैं। कहने का मतलब अब यह प्रतियोगिता खुली होगी, तो यहाँ से भी प्रश्न देखने को कई बार मिलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह का यह पूरा सिलसिला रहा है आज कहानी। तो आज दोस्तों हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देंगे। आगे जो हमारी बातें होने वाली हैं बहुत शानदार। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा और एक चीज़ देख लिया जाए। क्या, एक चीज़ और देख लेते हैं दोस्तों कि वहीं से डायरेक्ट 1800 क्रांति से ही अगला पार्ट शुरू करेंगे, तब मज़ा आएगा नहीं। थोड़ा बड़ी क्लास रहेगी लेकिन अच्छा लगेगा नहीं अपने आप में। तो दोस्तों आज जो गवर्नर जनरल वाला था उसको एक बार प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपका भ्रम ना रह जाए ना। गवर्नर जनरल वाला थोड़ा सा नहीं कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको ज़रूर देख लीजिए। बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ये प्रश्न कई बार आया है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग नहीं, याद रखना भारत के, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। यही चीज़ मैं याद करवाना चाहता हूँ। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। पद एक ही था, बस नाम अलग अलग करते गए हैं और कुछ नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा नहीं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पार्ट था, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। आगे का जो पार्ट्स आएगा वह भी बहुत शानदार होगा, जो अच्छे तरह से एक एक बातों को समझाया जाएगा। 1857 की क्रांति पढ़ाएंगे, उसी में आएगा 1858 का। जी हाँ दोस्तों, फिर उसके बाद हम आपको ले चलेंगे 1909 पर, फिर 1919 पर, 1935 पर। वहाँ पर भी बहुत शानदार है जानने के लिए। तो आज यहीं पर दे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद।